Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special and dedicated series of Target Prelims 2023 of Current Affairs. As you all know, this is the series number 5th. इसके पहले भी हम 4 सीरीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक उन सीरीज को नहीं देखा है तो मेक श्योर आप आई बटन में जाकर उस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए. एंड आई विल मेक श्योर बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज यहां से कोई भी सवाल आपके करंट अफेयर्स से बाहर नहीं आएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. So these are the 8 topics: black collars, crime act portal, Bucharest 9, shrinkflation, people's biodiversity register, Mahaparinirvana stupa and Kapilvastu relics, and Ledet summit. So these are the few topics that we are going to cover today. चलिए तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जी ब्लैक कोरल्स के बारे में. देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है 5 नई प्रजातियां. किसकी 5 नई प्रजातियां जी? ये 5 नई प्रजातियां मिली हैं हमें हमारे ब्लैक कोरल्स की, जो कि थाउजेंड्स ऑफ फीट बिलो ओशन सरफेस पर पाई जा रही हैं नियर द ग्रेट बैरियर रीफ. एंड दिस इज समहाउ वेरी गुड इंफॉर्मेशन इटसेल्फ. क्यों? क्योंकि हमें पता है रिसेंटली इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की वो डिस्ट्रक्ट हो रही है. यस, इट इज बीइंग डिस्ट्रक्टेड, लेकिन एक नया फिनोमेना हमें यहां से देखने मिला है. नई टाइप की कोरल्स हमें यहां से देखने के लिए मिली हैं. सो ब्लैक कोरल्स, जिनको हम एंथोजोआ एंटीपैथ्रिया भी बोलते हैं, ये पाई जा रही हैं कहां पर? बोथ शैलो वाटर बॉडी की बात कर लें या आप 26,000 फीट की गहराई की बात कर ले. अभी आप समझेंगे कि मैंने इतना अमीज होते हुए 26,000 फीट क्यों बोला जब हम कोरल्स के फॉर्मेशन को समझेंगे. 26,000 फीट की बात कर लें या आप नॉर्मल 180 फीट की बात कर लें. दिस इज द शैलो डेप्थ एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ 26,000 फीट. यहां पर ये पाई जा रही हैं और एक इंडिविजुअल कोरल जो आप ये देख रहे हैं ना, ये कॉलोनी है कोरल्स की और ये एक इंडिविजुअल कोरल है. ये अकेला, ऐसा साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि दे अलोन कैन लिव अप टू द 4,000 ईयर्स, विच इज वेरी मच रिमार्केबल. सो इसको समझने के पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि आखिर कोरल्स की सिचुएशन क्या होती है. देखिए एक बार नॉर्मल कोरल्स को समझ लीजिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा इनके बारे में. चलिए अगर हम नॉर्मल कोरल की बात करें तो देखिए कोरल्स हैं क्या? एक इकोसिस्टम है कैल्सीरियस ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जो CaCO3 से बनता है. किसके द्वारा बनता है? जो छोटे छोटे पॉलिप्स होते हैं, जो एल्गीज होती हैं, ठीक है, जो लाइम सीक्रेशन पॉलिप्स होते हैं, इनके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है. सबसे पहली बात. दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो देखिए ये अपनी फूड के लिए, इसको मैं यहां पर आपको समझा देती हूं, ज्यादा बेटर होगा. ये अपने फूड के लिए एक तरीके से मान के चलिए ये यहाँ पर ये कोरल्स की कॉलोनी यहाँ पर बन गई जो CaCO3 को क्या कर रहे हैं? सीक्रेट कर रहे हैं. ठीक है, चलिए ये बन गए. अब इनको सरवाइव करने के लिए भी तो किसी चीज की आवश्यकता होगी, फूड की आवश्यकता होगी. तो अब ये फूड आएगा कहां से जी? ये फूड आएगा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से. अब ये फोटोसिंथेसिस कब होगा? जब क्या मिलेगी जी? सूरज की रोशनी. लेकिन क्या ये शैलो डेप्थ में ये जो नॉर्मल कोरल्स हो रहे हैं यहाँ पर ये मिल पाएगी सूरज की रोशनी, या ये खुद बना सकेंगे खाना? जी नहीं, ये खुद खाना नहीं प्रोड्यूस कर सकते. इसी के लिए एक पॉलिप हमें यहाँ पर देखने मिल जाएगा जिसका नाम है जूजेंथिली. ठीक है, इनका और कोरल्स का आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है. कैसा सिम्बायोटिक जी? कोरल्स इनको आश्रय प्रोवाइड करते हैं, रहने के लिए स्थान देते हैं और बोलते हैं हम आपको सेव करके रखेंगे. वहीं जूजेंथिली इन रिटर्न इनको क्या देता है जी? भोजन देता है. तो दिस काइंड ऑफ द सिचुएशन जो हमें देखने के लिए मिलती है एक नॉर्मल कोरल के कंडीशन में. वहीं इसके अलावा आप एक और चीज याद रखिए कि भाई इस पूरी सिचुएशन के लिए आपने बोला कि किस चीज की आवश्यकता है? सूरज की रोशनी की आवश्यकता है, फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता है. तो ये आप देखेंगे नॉर्मल कोरल्स 180 फीट तक की गहराई तक पाए जा सकते हैं. दूसरी कंडीशन, ये आपको मैक्सिमम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के आसपास के क्षेत्र में ही नजर आएंगे.
क्यों? क्योंकि इन्हें एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए रहता है 23 से 27 डिग्री। साथ ही इनको कंडीशन चाहिए कि पानी कैसा हो, सॉल्टी तो हो ही, लेकिन सेडिमेंट फ्री हो, मतलब सेडिमेंट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। रिजल्टेड इनटू व्हाट, हमें या बहुत ही ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर कोल्ड करंट की सिचुएशन बन जाएगी तो क्या होगा? अपवेलिंग जोन नहीं बन पाएगा, और अपवेलिंग जोन नहीं बन पाएगा दैट मींस क्या होगा? यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। रिजल्टेड इनटू व्हाट, जो नॉर्मल कोरल है उनके लिए ये कंडीशन है। अब हमने बात करी थी जी ब्लैक कोरल के बारे में, तो मैंने आपको जैसा बताया ब्लैक कोरल्स को जो साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है ये 26,000 फीट तक की भी गहराई तक पाए जा रहे हैं। इनकी ब्रांचेस को अगर देखें तो ऐसे दूर से देखने में फेदर जैसी, फेंस जैसी या बशेस जैसी नजर आ रही हैं, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ प्रीवियस इमेज में भी देख सकते हैं। साथ ही ये शैलो वाटर में पाई जाती हैं, लेकिन जैसे जो इनके कजन्स हैं, जो शैलो वाटर वाले जो हमने कोरल्स को देखा था, जो किस पे रिलाई करते हैं? फोटोसिंथेसिस पे एनर्जी के लिए जूजेंथले पे डिपेंड करते हैं। वही ब्लैक कोरल्स आर the filter feeder and eat tiny zooplankton that are abundant in deep water। तो ये अपने भोजन की व्यवस्था कैसे कर लेते हैं? छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स को खाकर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही अगर हम बात करें तो बहुत ही डीपेस्ट पार्ट में भी ये पाए गए हैं। रिजल्टेड इनटू क्या हुआ कि भाई पहले इनका डिग्रेडिंग हो गया, और ट्रॉलिंग की वजह से, ट्रॉलिंग जो मेथड होती थी उनकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाते थे। ट्रॉलिंग की मेथड क्या है जी? शिप्स के द्वारा क्या किया जाता है? जस्ट इमेजिन दिस इज द शिप। इन शिप्स के जो एंकर डाला जाता है फिशेस को पकड़ने के लिए, वो इतना बड़ा होता है कि वो सी की डेप्थ तक डाल दिया जाता है, और जब फिशेस को पकड़ के लाते हैं तो इसको खींच लेते हैं अपने साथ। रिजल्टेड इनटू व्हाट? जब इसे खींचेंगे तो नीचे का जितना भी मरीन इकोसिस्टम है वो भी डिस्ट्रक्ट होगा। दिस इज नोन एज द ट्रॉलिंग, ठीक है। चलिए, तो उसकी वजह से भी इसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस हमें देखने के लिए मिले। वही अगर हम शैलो वाटर की तरह बात करें तो ये कोरल्स भी कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे फिश होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होती हैं, उनको फीड करती हैं और उनको उनके प्रीडेटर से बचाने के लिए कॉलोनीज या घर प्रोवाइड कर देती हैं। अगर हम आगे बात करें तो देखिए ये यूजुअली कहाँ पाई जाती हैं? हार्ड सब्सटेंसेस में, जहां कम लाइट होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग करंट होना जरूरी है। आगे अगर हम इनके बारे में बात करें, क्योंकि इनका कलर जेड ब्लैक होता है, से डार्क ब्लैक तक हमें ये दिखाई देने लगते हैं, और ये सराउंडेड होते हैं छोटे छोटे पॉलिप्स से, जो कि पार्ट होते हैं इन्हीं कोरल रीफ्स का, जो कि अलाइव होते हैं। साथ ही इन कोरल्स की बात करें तो ये सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन यहाँ पे करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। इसीलिए आप देखेंगे तो ये एक सिंगल पॉलिप 4000 साल तक यहाँ पर जीवित रह सकता है। क्लियर? चलिए, अब अगर हम बात करें तो आपको एक और चीज समझनी होगी कि हिस्टोरिकली क्या देखा गया था कि जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं या इनके आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर ब्लैक कोरल्स देखे गए थे, लेकिन रिजल्टेड इनटू व्हाट? इनका इस्तेमाल किया जाने लगा मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए, ज्वेलरी पर्पसेस के लिए, और ग्रेजुअली टॉलिंग जैसी चीजें या पोचिंग जैसे कारणों से या ओशन की एसिडिफिकेशन की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होने लगे थे। सो आई होप दिस एंटायर आर्टिकल इज क्लियर टू यू। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जहां बात की जा रही है क्राइमेक पोर्टल की। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्राइमेक पोर्टल क्या है? पहले नाम समझ लीजिए। इट इज अ क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर प्लेटफॉर्म। देखिए हुआ क्या है, क्राइमेक पोर्टल को समझ लेते हैं। देखिए 7 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी अभी आइडेंटिफाई किया गया। एक रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें से 7 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी ने कोई भी सिंगल अलर्ट अपने इस सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं डाला। चाहे बात की जाए क्रिमिनल इंसिडेंसेस की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, तो क्राइम एक्ट पोर्टल पे कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं डाला गया। ये कौन से स्टेट्स हैं देख लीजिए? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, और टेरिटरी में दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। ये उन जगहों में से हैं जिन्होंने क्राइम एक्ट पोर्टल के आने के बाद से इस पर कुछ भी अपडेट नहीं किया है। वहीं हम दिल्ली की बात करें, असम और हरियाणा की बात करें तो दे बिकम द स्टेट्स जिन्होंने क्या करा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अलर्ट इस पोर्टल पर डाले हैं। तो चलिए समझ लेते हैं आखिर ये क्राइम एक्ट पोर्टल है क्या।
देखिए क्राइम एक्ट पोर्टल की अगर हम बात करें, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इट इज अ क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर प्लेटफॉर्म, जिसे लॉन्च किया गया था 2020 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और इसको रन करता है हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अगर हम इसके एम की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य, इसको स्थापित करने का सबसे बड़ा कारण था, जितनी भी इंफॉर्मेशन है क्राइम से रिलेटेड उनको 24/7 शेयर किया जा सके। जो डिफरेंट एजेंसी हैं जो अलग अलग क्राइम से डील कर सकती है, उनके बीच में यहां पर आप देखेंगे एक कोऑर्डिनेशन के बारे में भी बात की जा रही है, ताकि बिना समय व्यर्थ हुए क्या किया जा सके, बहुत ही स्पीड में इंफॉर्मेशन को यहां पर एक्सचेंज किया जा सके। क्यों ऐसा किया जा रहा है? ताकि कोई भी जो केस है या कोई भी जो अलार्म है, मान के चलिए एक इंसिडेंट होता है और एक पर्टिकुलर एजेंसी जो उसके साथ डील कर रही है, इनके पास उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन है। अब वही घटना किसी दूसरे स्टेट में घटती है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में घटती है जहां पर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, व्हाट विल हैपन? जैसे ही वो क्राइम एक्ट पोर्टल पे इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है दे कैन शेयर, दे कैन एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। व्हाट विल हैपन? टाइम कम लगेगा, जो टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरी बहुत सारी मेहनत करने में, बहुत सारे प्राइमा फेशिया को देखने में, वो यहाँ पर बच जाएगी। सो रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा? अर्ली डिटेक्शन हो सकता है, प्रिवेंशन हो सकता है क्राइम का पूरी की पूरी कंट्री में। तो ये फैसिलिटेट करता है डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिग्निफिकेंट क्राइम, इंक्लूड करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस को रियल टाइम बेसिस पर, पूरे डेटाज जो हैं वो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन यहाँ पर करेगा, ताकि टाइम वेस्ट हुए बिना ये सारी चीजें हो जाए। साथ ही ये हेल्प करता है लोकेट करने में, आइडेंटिफाई करने में ट्रैफिकिंग को, जो ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं उनके लिए डिटेक्शन करने में और इन्वेस्टिगेशन करने में डिफरेंट क्राइम्स के बारे में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात की जा रही है जी B9 समिट की। इसी को बोला जाता है बुचरिस्ट, लेट मी ऑल्सो राइट, आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। सो बुचरिस्ट 9 के बारे में रिसेंटली हुआ क्या है, पहले कारण समझ लीजिए पढ़ क्यों रहे हैं, फिर हम समझेंगे कि बुचरिस्ट 9 होता क्या है। देखिए एक एनवॉय है जो 9 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसे हम B9 या बुचरिस्ट 9 बोलते हैं। इन्होंने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा था इंडियन पब्लिक और इंडिया के जो लोग हैं उनको इस बारे में अवगत कराने के लिए कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है वो क्या है, क्यों वो अनजस्टिफाइड है, क्यों रशिया को यहाँ पर किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, एंड हाउ द पीपल ऑफ यूक्रेन आर सफरिंग, एंड दिस इज समथिंग जो यहाँ पर बनाया गया था। अब बात कर लेते हैं B9 समिट के बारे में, जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपके सामने एक मैप है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज आपको नजर आ रही हैं, बस यही है B9 कंट्री। सो बुचरिस्ट 9 बेसिकली कुछ नहीं है, ये ग्रुप है 9 नाटो कंट्रीज का। किसका? याद रखिएगा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वॉर न्यूज में थी, इसीलिए मार्क इट आउट, इट बिकम्स एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो यहाँ पर 9 कंट्रीज हैं। कौन सी 9 कंट्रीज जी? नाटो की 9 कंट्रीज हैं, जिनको क्या बोला गया, जो ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं, जो नाटो की कंट्री हैं, ये किसका पार्ट बनेंगे? बुचरिस्ट 9 का। सो बेसिकली हुआ क्या था, जो यूएस लेड मिलिट्री अलायंस है आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, दिस ग्रुप बिकेम द पार्ट ऑफ द नाटो, और इसी को हम किस नाम से भी जानते हैं? बुचरिस्ट 9 के नाम से जानते हैं। B9 के मेंबर्स की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले आपको देखने मिल जाएगा रोमानिया, दूसरा आपको देखने मिल जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट पोलैंड, थर्ड आपको देखने मिल जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट हंगरी, देन आपको देखने मिल जाएगा बुल्गारिया, फिर आपको देखने मिल जाएगा द चेक रिपब्लिक, इसके बाद आपको देखने मिल जाएगा स्लोवाकिया। अलॉन्ग विद दैट 3 बाल्टिक नेशंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, लाइक एस्टोनिया, लातविया एंड ल्यूथेनिया। तो ये सारी कंट्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो दीज आर द कंट्री, फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। ये सारी कंट्रीज क्या बना रही हैं? B9 का पार्ट यहां पर क्रिएट कर रही हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो B9 को फॉर्म किया गया था जी नवंबर, ओके, B9 को यहां पर फॉर्म किया जाएगा नवंबर 4 2015 में, और इसका नाम, क्योंकि इसे रोमानिया में इसकी मीटिंग की जाएगी और रोमानिया की जो कैपिटल है बुचरिस्ट, उसके नाम पर ही इसका नाम आ जाएगा बुचरिस्ट 9 या फिर B9 इसका निकल कर आ जाएगा। इस ग्रुप को क्रिएट किया गया था बाय द इनिशिएटिव ऑफ क्लॉस लोहानिस, जो कि हु हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया 2014 से, एंड एंड्रेस डूरा,
who became the president of Poland in August 2015. इन्होंने डिसाइड किया कि फाइनली what we should do, we countries, the Eastern European nation, we need to come together and form the group to protect ourselves, protect our interest, and they formed the group of B9. इसी को वॉइस ऑफ द ईस्टर्न फ्लैंक के नाम से भी जाना जाता है. आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस एंटायर फैक्ट इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट. तो बिल्कुल यहां पर लापरवाही नहीं करें, साथ में नोट्स बनाते भी चलिए. तो इसी को वॉइस ऑफ ईस्टर्न फ्लैंक भी बोला जाता है इन दी नाटो अलायंस, क्योंकि ये सारी कंट्रीज, ये छोटे छोटे जितने भी कंट्रीज हैं, ये मिलकर अपनी बात एक साथ रख देते हैं नाटो में. B9 ऑफर करता है एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जहां पे डायलॉग्स को बहुत आसानी से डिस्कस किया जा सकता है, कंसल्ट किया जा सकता है विद द नाटो मेंबर्स एंड द अदर डिफरेंट स्टेट्स. ये काम करता है एक पूरे कंप्लायंस में विद द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडारिटी, इंडिविजुअलिटी ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द नाटो मेंबर्स स्टेट. हालांकि इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है 3 C's इनिशिएटिव के साथ. तो चलिए समझ लेते हैं आखिर ये 3 C's इनिशिएटिव है क्या. देखिए, आपने अभी यही कंट्रीज देखी, यही कंट्रीज 3 C's को घेरे हुए हैं. कौन सी 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सी आपको देखने मिल जाएगी. एक तो यहाँ पे बाल्टिक सी, एक यहाँ को आपको देखने मिल जाएगी एड्रियाटिक सी, और थर्ड यहाँ पर देखने मिल जाएगी आपको ब्लैक सी. और इसी को बोला जाता है द 3 C's इनिशिएटिव. ये 3 C एक रीजनल एफर्ट है, यूरोप में किया गया है टू एक्सपेंड द क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन. सो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन यहाँ पर किया जाता है. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, इकोनॉमी को बूस्ट करने की यहाँ पर बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए, तो जितने भी एरियाज इन 3 C's के बीच में आते हैं, एड्रियाटिक, ब्लैक सी और बाल्टिक के बीच में जो 12 कंट्रीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये सारी किसका पार्ट बन जाती हैं, 3 C's इनिशिएटिव का पार्ट बन जाती हैं. ये 12 कंट्रीज कौन से हैं, देखिए, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया आपको दिख जाएंगी, उसके अलावा क्रोशिया, चेक रिपब्लिक आपको देखने मिल जाएगा, देन स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड लातविया. ये सारी कंट्रीज आपको किसका पार्ट दिख जाएंगी, 3 C's इनिशिएटिव का पार्ट दिख जाएंगी. सो दीज 2 आर वेरी डिफरेंट टॉपिक्स एंड again they are correlated, that is why I have discussed this particular topic in this. तो याद रखिएगा, इसके पहले हमने बात करी थी B9 के बारे में, बुचारेस्ट 9. आपसे पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री B9 का पार्ट नहीं है, ठीक है, या इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, या आपसे डायरेक्टली 3 C's इनिशिएटिव के बारे में पूछा जा सकता है. पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी कंट्री या इसमें से कौन सी C 3 C's इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है या है. आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं. चलिए आगे बात करते हैं. नेक्स्ट इज द श्रिंक इन्फ्लेशन. बड़ा प्यारा सा टर्म है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. बात क्या की जा रही है, श्रिंक इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का एक ऐसा रूप जहां पर क्या हो रहा है, आप देखेंगे, जहां पे प्रोडक्ट को डाउन साइज कर दिया जाता है, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस सेम रहेगा, ठीक है, प्राइस सेम है. लेट मी यूज अनदर कलर. चलिए, प्राइस सेम है, चाहे इन्फ्लेशन क्या होता है जी, महंगाई बढ़ना, सीधी सी भाषा में समझ लेते हैं. अब क्या हो रहा है, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि यार बहुत अच्छा है, पार्ले जी तो अभी भी हम खा रहे हैं, मैगी नूडल्स अभी भी हम खा रहे हैं, बट हो क्या रहा है, ये बढ़िया महंगाई इतनी है तो अभी भी देखो पार्ले जी क्या कर रहे हैं, 5 रुपए में ही हमें वो पैकेट दे रहे हैं, 2 रुपए में ही हमें वो पैकेट दे रहा है. लेकिन आप देखेंगे द साइज, द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैज बीन रिड्यूस्ड, सो मेंटेनिंग द सिमिलर प्राइस while cutting down the quantity, ठीक है, at the same price is known as the shrink inflation. तो जब प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, क्वांटिटी को कम कर दिया जा रहा है लेकिन प्राइस को सेम रखा जा रहा है, तब हमें क्या देखने के लिए लगता है कि दिस इज द श्रिंक इन्फ्लेशन. और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैंने आपको दे दिया, पार्ले जी. अब होता क्या है, श्रिंक इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कंज्यूमर के लिए एक तरीके से इंपैक्ट करता है कि एक तरफ हमें लगता है कि ओके इट्स कंप्लीटली फाइन कि हमें एक चीज मिल रही है, लेकिन देखो पार्ले जी तो हमें 5 रुपए में दे रहा है, तो पहले उसका बिस्किट हो सकता है 5 ग्राम का, वो बिस्किट कितने का रह गया, 4.25 ग्राम्स का. तो दिस इज द श्रिंक इन्फ्लेशन. दिस इज द टर्म जो बार बार न्यूज में आ रही थी, इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है. अब श्रिंक इन्फ्लेशन और कब हो सकता है, जब गुड श्रिंक्स इन द साइज बट कंज्यूमर पेज द सेम प्राइस, विच मीन्स अगेन आप अभी भी 5 रुपए दे रहे हैं किसके लिए,
सेम पार्ले जी के पैकेट के लिए, लेकिन यहाँ पर पार्ले जी ने किया क्या है, जो क्वांटिटी है उसको क्या कर दिया है, कम कर दिया है। ठीक है, या मान के चलिए पहले एक चिप्स के पैकेट में 5 रुपए का आप एक चिप्स खरीदते थे, उसके अंदर क्या आता था, एटलीस्ट 25 चिप्स आ जाती थी। अभी भी आप यही सेम पैकेट खरीद रहे हो, लेकिन अब आप कितनी चिप्स आपको मिल रही है यहाँ पर, 15। सो दिस इज नोन एज द कॉस्ट कटिंग। जब प्रोडक्शन कॉस्ट को कट करना होता है और रिटेल प्राइस को सेम रखा जाता है, ध्यान से सुनिए, जब प्रोडक्शन कॉस्ट को कट किया जाता है, रिटेल प्राइस को सेम रखा जाता है और जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है उसे कम कर दिया जाता है, इट इज नोन एज व्हाट, द श्रिंक इन्फ्लेशन। ये एक तरीके का हिडन इन्फ्लेशन है जो हम समझ नहीं पाते हैं। क्लियर यहां पर? चलो, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिकली ये एक टर्म है जहां पर आपको पूरी की पूरी सिचुएशन मैंने समझा दिया। ठीक है, जहां पर हो क्या रहा है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन साथ ही साथ जो प्राइस का लेवल है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। सो अब श्रिंक इन्फ्लेशन होता कब है, जब एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाए, जब आपका इन्फ्लेशन बढ़ने लगे, जब कहीं ना कहीं प्राइसेस बढ़ते जा रहे हो, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहे हो, जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करना चाहे, मार्केट में अपनी सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उन्हें पता है भाई 5 रुपए का पैकेट अगर हम 10 रुपए का बेचने लगेंगे तो इसे कोई नहीं लेगा, रादर व्हाट शुड वी डू, हम इस 5 रुपए के पैकेट को एज इट इज रखते हैं, लेकिन जो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ठीक है, उसको यहाँ पे काट देंगे ताकि हम किसको मेंटेन कर पाए, अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर पाए। और इसके लिए ही जो सिचुएशन की जाएगी, दिस इज नोन एज द श्रिंक इन्फ्लेशन। अब हालांकि क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट पे आएगा। जैसे कैडबरी ने किया, आपको याद हो तो कैडबरी फॉइल पेपर यूज करता था पहले, अब उसने कॉस्ट कट करने के लिए क्या किया, उस फॉइल पेपर का यूज करना बंद कर दिया। रिजल्टेड इनटू आपको 5 रुपए की डेयरी मिल्क एज इट इज मिल रही है, 10 रुपए की कैडबरी एज इट इज मिल रही है, लेकिन उसकी पैकेजिंग चेंज हो गई। सो दिस इज हाउ दे कट देयर कॉस्ट। तो दिस इज नोन एज द श्रिंक इन्फ्लेशन। और इसको यस बिल्कुल जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, उस लेवल पर हैंडल किया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि न्यूज का विषय रहा है इसीलिए जानना जरूरी है। देखिए पीआरबी है क्या, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन है जो लोकल अवेलेबल बायो रिसोर्सेज होते हैं, चाहे आप लैंडस्केप की बात कर लें, डेमोग्राफी की बात कर लें, पर्टिकुलर एरिया या विलेज की बात कर लें, जो इनकी डेमोग्राफी रही है, बायोडाइवर्सिटी रही है, उसका एक पूरा रजिस्टर है जिसे हम क्या बोलते हैं, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। अगर एक पीआरबी बहुत अच्छा है तो ये क्या कर सकता है, लोगों की हैबिट्स कैसे चेंज हो रही हैं, हाउ दे आर चेंजिंग, या किस तरीके से जो अदर पार्ट्स हैं या फॉरेस्ट पे इसका कैसा असर पड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी पे इसका कैसा असर पड़ रहा है, लोगों ने क्या नई चीजें हैं जिसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, उसके हिसाब से ये सारी चीजें अगर एक पीआरबी सही से मेंटेन किया जाता है तो वो आपको एक एस्टिमेशन दे देता है अबाउट द फ्यूचर कि व्हाट नेसेसरी मेजर वी नीड टू टेक ऑन। क्लियर? चलिए ये एक बॉटम अप एक्सरसाइज के रूप में काम करेगा। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल, चाहे हम कल्चर बायोडाइवर्सिटी की बात करें, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी की बात करें, उसके बारे में ये हेड टू टो डील करता है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसको डिफाइन किया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। और इसी के साथ आज की डेट में कोलकाता एक ऐसी स्टेट बन के बाहर आया है, फर्स्ट मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया टू मेक डिटेल्ड पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। अब इसमें होगा क्या, लोगों की कल्चर हैबिट के बारे में तो बात की जाएगी, ठीक है, साथ ही साथ उनकी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी की भी बात की जाएगी, ये भी डिस्कस किया जाएगा कि कैसे लोगों की अप्रोच चेंज हो रही है और इसके हिसाब से क्या एक एस्टिमेशन लगाया जा सकता है फॉरेस्ट को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, ये पूरी बातें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। तो समझ लेते हैं जी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के बारे में। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 ने किया क्या, मैंडेटरी कर दिया एवरी लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को, चाहे आप रूरल एरियाज की बात कर लें या आप अर्बन एरियाज की बात कर लें, इन्होंने बोला आपको एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी विद इन द एरियाज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, जो किसके बारे में बात करेगी, जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के बारे में बात करेगी। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट क्रिएट किया गया था टू प्रमोट
conservation, sustainable use and documentation of the biological diversity by the local bodies across the country. चलिए, अगर हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये कंसिस्ट करेगा एक चेयरपर्सन को, ठीक है, एक चेयरपर्सन आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 6 से ज्यादा लोग इसके मेंबर नहीं बनेंगे। इनको नॉमिनेट करेंगी जो लोकल बॉडीज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोकल बॉडीज को पार्ट दी जा रहा है और मैंने जैसा बोला ये क्या है, बॉटम्स अप अप्रोच की तरह काम कर रहा है, इंक्लूजन की यहाँ पर बात कर रहा है, इसीलिए पावर किसके हाथ में वेस्टेड हो जाएंगे, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के हाथ में। साथ ही यहां पे क्या होगा, 1/3 रिजर्वेशन किसके लिए कर दिया जाएगा भाई, विमेन्स के लिए, एंड नॉट लेस देन 80% शुड बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो सबको यहाँ पे ध्यान में रखा जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। तो बोल रहे हैं जब इस तरीके की कमेटी बनाई जाएगी तो एक चेयरपर्सन होगा, 6 से ज्यादा लोग नहीं होंगे जिन्हें नॉमिनेट किया जाएगा बाय द लोकल बॉडीज। 1/3 रिजर्वेशन यहाँ पे दे दिया जाएगा विमेन्स को और 18% शुड बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, सो दैट उनके राइट्स भी यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। भाई अगर हम चेयरपर्सन की बात करें, जो BMC विच इज द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट काउंसिल, अगर हम इनके चेयरमैन की बात करें तो इट शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स of the committee in a meeting to chaired by the chairperson of the local body. जो चेयरपर्सन रहेगा लोकल बॉडी shall have the casting vote in the case of tie। भाई अगर टाई हो जाता है तो जो चेयरपर्सन है कास्ट इस पर्टिकुलर बॉडी का, वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के रूप में काम करेगा। इनका काम क्या है भाई, BMC का सबसे महत्वपूर्ण काम जो मैंने बताया आपको, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के ऊपर काम करना है, लोकल लोगों को लेके, ठीक है। सो BMC कैसा रजिस्टर बनाएगी, इन द कंसल्टेशन विद द लोकल पीपल। क्यों? क्योंकि बात की जा रही है, ये किसके बारे में बात कर रहा है जी, जैसे हमने पीछे बोला था, इंक्लूसिवनेस के बारे में। क्लियर? चलिए, तो आई होप ये यहां तक सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है। आगे बात करते हैं महापरिनिर्वाण स्तूपा के बारे में। क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर विजिट करेंगे। ही प्रेड एट द महापरिनिर्वाण स्तूप एट कुशीनगर, ठीक है। और गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स आपको पता है ले रही है। बुद्धिस्ट सर्किट भी डेवलप कर रही है, किसके लिए, इन सारी चीजों को प्रिजर्व करने के लिए और इंडिया के कल्चर और हेरिटेज को आगे बढ़ाने के लिए। तो समझ लेते हैं महापरिनिर्वाण टेम्पल के बारे में। माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध हैं, जो शाक्यमुनि बुद्धा हैं, उन्होंने जो अपना लास्ट टाइम जो था महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्टेज जहां पर क्या हो जा रहा है, ऑफ ग्रेट सैल्वेशन आफ्टर दैट एंड वन ओनली कैन बी अटेन्ड बाय द एनलाइटेंड सोल। मतलब परिनिर्वाण का मतलब क्या है भाई, एक ऐसा स्टेज जहां पर क्या किया गया, अब उनको सैल्वेशन मिल गया है, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, और जो बहुत ही ग्रेटेस्ट सोल है, जिन्होंने बहुत डेडिकेटेडली मेडिटेशन किया है, ध्यान किया है, कार्य किए हैं, वो इसको अटेन कर पाएंगे। तो माना जा रहा है जो गौतम बुद्ध है उनको महापरिनिर्वाण कहां पर मिला था, यहीं पर, ठीक है, कुशीनगर में। लोकेशन की बात करें तो ये कहां पर सिचुएटेड है, ये स्तूपा, ये कुशीनगर इंडिया में सिचुएटेड है। इसकी डिस्कवरी की बात कर ली जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम इसको खोजेंगे और प्रूफ करेंगे कि गौतम बुद्धा की जो मृत्यु हुई थी, उन्हें जो महापरिनिर्वाण मिला था वो कुशीनगर में ही मिला था। क्योंकि बहुत टाइम तक इस पर डिबेट चली है, बहुत सालों तक, लेकिन ये फाइनली इसको यहाँ पर क्लियर कर देंगे। उसी का रिजल्ट रहेगा कि इंडियन गवर्नमेंट महापरिनिर्वाण टेम्पल को बचाने के लिए, उस एरिया को प्रिजर्व करने के लिए 1956 में यहाँ पर एक टेम्पल बनवा देगी, विच इज नोन एज द महापरिनिर्वाण टेम्पल। महापरिनिर्वाण टेम्पल की बात करें तो इट इज अ पार्ट ऑफ कमेमोरेशन ऑफ द 25,000 ईयर्स ऑफ द महापरिनिर्वाणा, ठीक है, या जिसे हम बुद्धिस्ट एरा के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम इस टेम्पल की बात करें तो देखिए इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, यहां पर बुद्धा का रिक्लाइनिंग स्टैच्यू है, ठीक है। आ जाते हैं वापस यहां पर, तो यहां पर 6.1 मीटर लंबा एक रेस्ट करता हुआ स्टोन काउच है, रेड स्टोन पर इसको बनाया गया है, सिंगल पीस पर इसको बनाया गया है, एक मोनोलिथिक स्टैच्यू यहां पर रखा गया है। तो महापरिनिर्वाण स्टैच्यू एक
रिक्लाइनिंग पोजीशन है। रिक्लाइनिंग पोजीशन आपने देखा ना, बुद्धा ऐसे लेटे हैं और इस तरीके से वो हाथ रखे रहते हैं, दिस इज द रेस्टिंग प्लेस। इसी को रिक्लाइनिंग पोजीशन भी बोला जाता है, जैसे राइट पोस्चर बोला जाता है कि महापरिनिर्वाण के लिए जो सबसे अच्छा पोस्चर है, जो सबसे परफेक्ट पोस्चर या सबसे अच्छी समाधि की जो अवस्था बताई गई है वही है रिक्लाइनिंग पोस्चर। याद रखिएगा, एक एक शब्द इस पूरे आर्टिकल का महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, कैसे लेटे हुए हैं, जो उनका राइट साइड विद हिज फेस फेसिंग दी वेस्ट, और यही सबसे अच्छी सिचुएशन मानी जाती है महापरिनिर्वाण की, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे तो आपको एक चीज भी याद रखना है, जो रिक्लाइनिंग पोजीशन है ना, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि रिक्लाइनिंग पोजीशन या पोस्चर, अलग अलग मुद्राओं के बारे में पूछ लिया जाता है, अभय मुद्रा के बारे में, पृथ्वी मुद्रा के बारे में, कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये लास्ट इलनेस या परिनिर्वाण में एंटर होने के का इंडिकेटर्स होती है रिक्लाइनिंग पोजीशन, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहां पर एक इंस्क्रिप्शन भी रखा गया है ऑन द प्लेटफॉर्म स्टेटिंग दैट इट वाज बिल्ड बाय द स्वामी हरिबाला, जो कि डिसाइपल माने जाते हैं गौतम बुद्धा के इन दी 5th सेंचुरी। इसीलिए कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ये है या नहीं, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंगम के फाइनल बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद ये क्लियर हो गया। और 1956 में एएसआई ने जैसे ही यहाँ पर टेंपल बनवाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सॉरी वो क्या मान लिया जाएगा कि यस दिस इज द प्लेस। चलिए आगे अगर हम बात करें तो देखिए स्टैच्यूज, जो रिक्लाइनिंग बुद्धा, क्योंकि हमने डिस्कस किया हो रिक्लाइनिंग बुद्धा की बात है, तो एग्जामिनेशन और इनफैक्ट अगर हम यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज की बात करें तो बौद्धिज्म और जैनिज्म कुछ बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन का जरिया बन जाते हैं। तो समझ लेते हैं रिक्लाइनिंग स्टैच्यू जो कि इंडिया और इंडिया के बाहर मिले हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो देखिए जो यूनेस्को की केव नंबर 25 है, ठीक है, अजंता की, बेसिकली अजंता की जो केव नंबर 26 की हम बात कर रहे हैं, वहां पर 24 फुट लंबे और 9 फीट टॉल, ठीक है, रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैच्यू मिला है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, इंडिया का लार्जेस्ट स्टैच्यू कहां है रिक्लाइनिंग बुद्धा का, तो इंडिया का लार्जेस्ट बुद्धा वाज हैव टू बीन इंस्टॉल्ड एट द बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेंपल इन बोध गया। याद रखिएगा, इंडिया का लार्जेस्ट कहां पे बन रहा है, बोध गया में, जो कि 100 फीट लंबा और 30 फीट हाइट का होगा, एक्सट्रीमली वेरी ह्यूज। चलिए इंडिया के बाहर की अगर हम बात करें तो जो लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा है वर्ल्ड का, जिसे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा माना गया है कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है, 600 फीट का, वो मिला है विंस्यान ताविया बुद्धा 1992 में मावाल म्याई म्यांमार में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दूसरा अगर हम बोले जो भामला बुद्धा परिनिर्वाण है, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में मिला है, जो कि 2nd सेंचुरी के आसपास का माना जाता है, इसे भी माना गया है कि इट इज आल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टैच्यू ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, जो कि कैसा है, काफी ज्यादा लार्ज है। इंडिया में कहां बन रहा है, बोध गया में बन रहा है। याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण स्टैच्यू के बारे में या टेंपल के बारे में मैंने आपको बताया, वहां पर भी बुद्धा की कौन सी सिचुएशन है, क्योंकि महापरिनिर्वाण लेंगे तो रिक्लाइनिंग बुद्धा ही देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। बुद्धा की कुछ दूसरी मुद्राएं मैंने बताया जिनसे बार बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो महाबोधि टेंपल, बुद्धा को भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाया गया है, जहां पे उनके जो दोनों हाथ हैं वो इस तरीके से उन्होंने अपने लैप पे इस तरीके से रखे हुए हैं ऐसे, और वो किस तरीके के दिखा रहे हैं, भूमि की तरफ उसका प्रदर्शन किया जा रहा है, जो सिंबलाइज कर रहा है कि अर्थ विटनेस है उनके एनलाइटनमेंट का। उनके एनलाइटनमेंट के बहुत सारे काउच आपको पता है उनके सिर पर बैठे हुए, वो भी विटनेस है बुद्धा के एनलाइटनमेंट का। वहीं सारनाथ की हम बात करें तो बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था, और एक स्टोन स्टैच्यू है जिसे हैंड जेस्टर या फिर धर्म चक्र मुद्रा भी कहा जाता है, जो कि डिनोट करती है उनकी प्रीचिंग को, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जा सकता है, द वॉकिंग बुद्धा, ठीक है। द वॉकिंग बुद्धा इज आइदर बिगिनिंग हिज जर्नी टुवर्ड्स द एनलाइटनमेंट और रिटर्निंग आफ्टर गिविंग अ sermon। ये इस तरीके का जो स्टैच्यू है बहुत ही कम कॉमन है, मतलब बहुत ही कम जगह पे इस तरीके का वॉकिंग, मतलब बुद्धा चल रहे हैं, इस तरीके का एक स्टैच्यू आपको देखने मिलेगा, जो कि किस चीज को बता रहा है कि शायद एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं, या फिर पहली बार सरमन देख के लौट रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा मोस्टली देखा जाता है थाईलैंड में। हाईलाइट कर लीजिएगा, ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको बहुत ही
कम देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ही कम जगह पर आप पढ़ पाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं से एक और टॉपिक निकल कर आ जाता है, द कपिलवस्तु रेलिक्स। क्यों, देखिए हुआ क्या था, मंगोलिया के साथ एक स्पेशल जेस्चर शो करने के लिए जो 4 हॉली रेलिक्स हैं लॉर्ड बुद्धा के, गौतम बुद्धा के, उनको इंडिया से ले जाया जा रहा है मंगोलिया में। क्यों, 11 डे के एक्सपोजिशन एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ मंगोलियन बुद्ध पूर्णिमा फॉलिंग ऑन द 14th ऑफ द प्रीवियस ईयर मंथ। ठीक है, इसके बारे में यहां पर बात करते हैं कपिलवस्तु रेलिक्स के। चलिए इन रेलिक्स की बात की जाए तो इनको डिस्प्ले किया जाएगा बादसांग टेम्पल में, जो कि कहां पर है, मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स इन उलन बटाल मंगोलिया में। ये 4 रेलिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूजुअली बुद्धा के क्या है 22 रेलिक्स माने गए हैं, जिसमें से 4 दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखे गए हैं, जिनको यहाँ से लेकर जाया जाएगा। इन सभी को कंप्लीटली मिलाकर क्या बोला जाता है, कपिलवस्तु रेलिक्स के नाम से जाना जाता है। रेलिक्स क्या है, कुछ नहीं है, सैक्रेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एसोसिएट करते हैं किसी भी होली या किसी भी जो इंडिविजुअल है, जो एनलाइटनमेंट इंडिविजुअल है, उनके कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी कोई चीज होती है जो उनको डिनोट करती है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो ये जो कपिलवस्तु से ये जो सारे के सारे रिलिक्स मिले हैं, इनको देखा गया था 1898 में। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, देखिए बाल हो सकते हैं, दांत हो सकते हैं, हड्डियां हो सकती, कोई भी चीज जो भी किसी भी पर्सन ने यूज की हो, टच की हो, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, वो क्या मानी जाती है, दैट कंसीडर एज द रिलिक्स और द हॉली ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडिशन में अगर हम बुद्धिज्म में बात करें तो इनको बहुत अच्छा माना जाता है, कि माना जाता है इनमें स्पेशल पावर है, जिनके पास अगर आप बैठते हो तो आपको क्या होगा, जो डीमन से लड़ने की शक्ति आपको देती हैं, आपको हीलिंग पावर देती हैं और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको यहाँ से देखने के लिए मिलती है। चलिए आगे अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू बुद्धा's बिलीफ, बुद्धा अटेन्ड सैल्वेशन इन द कुशीनगर, जो कि आपको पता है एट द एज ऑफ 80। और इसकी ही बात क्या किया गया था, इनके जो रिलिक्स हैं इनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। जो इनका फ्यूनरल पायर है, जो इनकी एशेस है, इनको कलेक्ट किया गया और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। किस किस के बीच में, याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, लिच्छवीज ऑफ वैशालीज, शाक्याज ऑफ कपिलवस्तु, अजातशत्रु ऑफ मगध, मल्लाज ऑफ कुशीनगर, मल्लाज ऑफ पावा एंड बुलीज ऑफ अलकप्पा, कोलियाज ऑफ रामाग्राम एंड ब्राह्मणाज ऑफ वेट दीपा। इन सब के बीच में इन रिलिक्स को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सो आई होप आपको वॉकिंग बुद्धा, डिफरेंट मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, रिक्लाइनिंग बुद्धा या कपिलवस्तु रिलिक्स यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। चलिए आगे अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारे स्तूपास आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब इन स्तूपास को इन रिलिक्स के ऊपर ही बनाया जाता है। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं तो दैट इज दी लीड इट समिट 2022, जिसे होस्ट करा है इंडिया और स्वीडन ने एट COP27। महत्वपूर्णता समझ लेते हैं क्या है। इंडिया और स्वीडन ने रिसेंटली होस्ट किया है इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन डायलॉग इन स्टॉकहोम। तो एज अ पार्ट ऑफ देयर ज्वाइंट इनिशिएटिव, लेडिट का फुल फॉर्म है लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। महत्वपूर्ण क्या है फुल फॉर्म, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन। किसका इनिशिएटिव है जी, इंडिया और स्वीडन का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। एक्सट्रीमली महत्वपूर्ण इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक। लेडिट की बात करें तो इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन ग्रुप, जिसको लॉन्च किया है इंडिया और स्वीडन ने एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट इन न्यूयॉर्क इन सितंबर 2019। ये प्रोवाइड करता है एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जहां पर टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाता है डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में, किस तरीके से जो क्लाइमेट है उसको बचाया जा सकता है, कार्बन इमिशन को कम किया जा सकता है। इसके लिए डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर साथ में आती हैं और डिसाइड करती हैं कि क्या करना है हमें, नेट जीरो कार्बन इमिशन कैसे इंडस्ट्री 2050 तक कम कर सकती है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे अगर हम बात करें लेडिट के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया इसका फुल फॉर्म लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन है, जो कि एक तरीके का क्या है, एग्रीमेंट है, कमिटमेंट है टुवर्ड्स द अचीविंग द पेरिस एग्रीमेंट्स गोल। क्या पेरिस एग्रीमेंट गोल के बारे में बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम 2050 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन कर देंगे, नेट जीरो कार्बन बाय 2050। कौन कर रहा है जी, करने वाली है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स।
ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन एंड द इंडिया एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट इन सितंबर 2019 इन न्यूयॉर्क टू सपोर्ट, इसको सपोर्ट किया जा रहा है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पर्पस क्या है, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, 2050 तक कार्बन इमिशन को खत्म करना। इसका यहाँ पर एक मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया है जहां पे स्वीडन, इंडिया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। ठीक है, यहाँ का जो सेक्रेटेरिएट है वो रिस्पॉन्सिबल है मैनेज करने में इन सारी चीजों को कि कैसे इसको यहाँ पे नेट जीरो कार्बन इमिशन किया जा सकता है। अगर हम इसके मेंबर कंट्रीज की बात करें तो आज की डेट में आपको 16 कंट्रीज और 19 कंपनीज जैसे इंडिया की डालमिया ग्रुप, इंडिया का महिंद्रा ग्रुप, इंडिया का स्पाइस जेट, ये सारे इस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट है। रिसेंटली जापान एंड साउथ अफ्रीका इसके लेटेस्ट मेंबर बनी है। सिग्निफिकेंस एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इंडस्ट्री सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो कंट्रीब्यूट करते हैं 30% ऑफ द टोटल कार्बन एमिशन ऑफ द वर्ल्ड, they decided and they took the initiative of lead it to drive low carbon emission for the Paris Agreement by the 2050। चलिए, तो ये थी आज की सीरीज। आई होप ये सीरीज आपको यहाँ पर पसंद आई होगी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की गई है। ऐसी तरीके की सीरीज आगे भी जारी रहेंगी, सो स्टे विद अस। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज।